ये साल लगभग खत्म होने को है और नए साल यानी 2025 में चुनावी माहौल होने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत से ही चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। दिल्ली से लेकर बिहार तक विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन बिहार में इस बार राजनीति क्या रंग दिखाएगा वो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार की राजनीति का पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है और नीतीश कुमार की राजनीति ने बिहार के सियासत को 360 डिग्री घुमा दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में जेडीयू के नेता ललन सिंह के एक बयान ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। ललन सिंह ने मुस्लिम वोट बैंक पर सवाल उठाए थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने गुलाम रसूल बलियावी को जेडीयू का महासचिव बनाकर मामले को संभालने की कोशिश की। यह नियुक्ति 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने की रणनीति मानी जा रही है। दरअसल ललन सिंह के बयान पर जेडीयू नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आए थे, जिस कारण स्थिति और भी पेचीदा हो गई। क्या है पूरा मामला? जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में मुस्लिम वोटों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम किया है, लेकिन वोट उन्हें मिलता है जिन्होंने कुछ नहीं किया। ललन सिंह का कहना था कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम किया है, लेकिन वोट उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए छटांग भर काम नहीं किया। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने ललन सिंह पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, इस बयान के बाद जेडीयू के अंदर भी अलग अलग राय सामने आई। नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने ललन सिंह का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह की बात को गलत समझा गया है। अशोक चौधरी ने कहा कि ललन सिंह ने यह कहा है कि जिस तरह से नीतीश मुसलमानों का काम करते हैं उस तरह से जेडीयू को उनका वोट नहीं मिलता है। वहीं जेडीयू के ही दूसरे मंत्री जमा खान ने कहा कि जेडीयू को सभी जातियों और धर्मों के लोग वोट देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उन्होंने कहा कि जेडीयू को मुसलमानों के साथ साथ हर जाति धर्म का वोट मिलता है, क्योंकि नीतीश जाति और धर्म को देखकर काम नहीं करते हैं। गुलाम रसूल बलियावी पर खेला दांव। माना जा रहा है कि इस विवाद को शांत करने के लिए नीतीश कुमार ने गुलाम रसूल बलियावी को जेडीयू का महासचिव बनाया। बलियावी पहले भी जेडीयू के सांसद, विधान पार्षद और महासचिव रह चुके हैं। वे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान के एलजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने उन्हें पहले राज्यसभा और फिर विधान परिषद भेजा था। बलियावी ललन सिंह की टीम में भी महासचिव थे, लेकिन जब नीतीश ने पार्टी की कमान संभाली तो उन्हें नई टीम में जगह नहीं मिली थी। बिहार में मुस्लिम वोट के लिए जबरदस्त फाइट। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों के लिए आरजेडी, एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। ऐसे में बलियावी की नियुक्ति को नीतीश कुमार की एक रणनीति चाल मानी जा रही है। इसके साथ ही नीतीश ने हर्षवर्धन सिंह को भी जेडीयू का महासचिव बना दिया है। हर्षवर्धन सिंह दिल्ली में पार्टी के दफ्तर का काम देखते हैं। नीतीश की खामोशी के क्या है मायने? अब बिहार की राजनीति करवट ले रही है। भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। समाजवादी विचारधारा के दो प्रमुख दल अपनी नई राजनीतिक लाइन तय करने में जुटे हैं। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया है, या उनसे पहले सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जो लोकसभा चुनाव के बाद कहा, उसे जेडीयू की नई राजनीतिक धारा का अंदाजा लगता है। दोनों ने बयान सार्वजनिक तौर पर दिया है। नीतीश कुमार खामोश हैं। इससे यही लगता है कि जेडीयू भी आने वाले समय में भाजपा के हिंदुत्व की लाइन पर ही चलेगी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेडीयू का अब तक जैसा रुख रहा है, उससे भी यही संकेत मिल रहा है। आरजेडी भी बदल सकती है अपनी लाइन। उपचुनाव में आरजेडी अपनी 2 सीटें नहीं बचा सकी। सहयोगी सीपीआई यानी कि एमएल को भी तरारी सीट बचाने में आरजेडी मददगार साबित नहीं हुआ। रामगढ़ में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बेटे को नहीं जिता सके, तो बेलागंज में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कयाद भी पार्टी उम्मीदवार के काम नहीं आई। आरजेडी का पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई समीकरण और तेजस्वी का बहुजन अगड़ा आदि आबादी पुअर यानी कि बीएपी कॉन्सेप्ट काम नहीं कर पाया। इससे आरजेडी की चिंता बढ़ गई है। पार्टी के भीतर भी अब माँ बाप जैसे समीकरण के खिलाफ आवाज उठने लगे हैं। रामगढ़ में अपने बेटे को नहीं जिता पाने वाले जगदानंद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी होने लगी। आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी तो आश्चर्य जताते हैं कि जगदानंद सिंह ने अभी तक प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया।
तेजस्वी बना सकते हैं यूपी जैसा पीडीए। तेजस्वी यादव इस बात का दबाव बना रहे हैं कि अब वे तालमेल की राजनीति से परहेज करें। ऐसी स्थिति में अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की तरह कोई नया समीकरण बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी कॉम्बिनेशन के सहारे यूपी में कामयाबी हासिल की, यानी तेजस्वी यादव की राजनीतिक धारा अब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की हो सकती है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी के 2 सवर्ण कैंडिडेट। आरजेडी कोई भी समीकरण बनाए मगर उसने लोकसभा चुनाव के समय से ही स्वर्णों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। उसके कुल 23 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 ही स्वर्ण उम्मीदवार थे। उनमें एक जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह थे जो चुनाव जीत गए। आरजेडी के प्रति सवर्णों की नाराजगी भी रही है, खासकर लालू यादव के सारे भूरे बाल साफ करो आह्वान के साथ ही स्वर्णों में आरजेडी से किनारा कर लिया था। फिर भी जगदानंद सिंह और अनंत सिंह जैसे कुछ स्वर्ण नेता आरजेडी के साथ खड़े। सवर्ण वोटों का मोह छोड़ देगी आरजेडी। तेजस्वी अगर पार्टी के पिछड़े अति पिछड़े नेताओं की सलाह मान लेते हैं तो उन्हें स्वर्ण वोटों का मोह त्यागना पड़ेगा। इसके लिए पार्टी में तेजस्वी के करीबी नेताओं का जोर भी है। अगर जगदानंद सिंह से आरजेडी ने इस्तीफा ले लिया तो यह साफ हो जाएगा कि पार्टी नए समीकरण पर काम कर रही है। इन नए समीकरण में तब पिछड़े अति पिछड़ों के अलावा मुस्लिम और दलित ही रह जाएंगे जो अखिलेश यादव के पीडीए का कॉन्सेप्ट है। चुनाव से पहले ही तनाव में क्यों है तेजस्वी यादव? एक तरफ चुनाव को लेकर सियासी माहौल बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की राह आसान नहीं है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम उनके वोट बैंक में सिंध लगा सकती है। तेजस्वी को बीजेपी और जेडीयू के मजबूत गठबंधन एनडीए से भी मुकाबला करना है। हाल ही में हुए उपचुनाव में पीके की पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है जिससे आरजेडी की चिंता बढ़ गई है। ओवैसी की पार्टी पहले से ही आरजेडी के वोट काटती रही है। इन सब के बीच तेजस्वी के लिए 2025 में जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तेजस्वी यादव 9 साल से सीएम पद के प्रबल दावेदार। दरअसल तेजस्वी यादव 9 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे हैं। उनके सामने 2025 के विधानसभा चुनाव में कई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी के रूप में उभर कर सामने आई है। दोनों ही नेता तेजस्वी के मुख्य वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। इसके अलावा उन्हें बीजेपी और जेडीयू के मजबूत गठबंधन एनडीए से भी मुकाबला करना है। बिहार में पीए से परेशान है तेजस्वी। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी के वोटों में सेंध लगाई थी, खासकर सीमांचल क्षेत्र में। अब 2025 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी मैदान में है। हाल ही में हुए 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इमामगंज सीट पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार ने 37,000 वोट हासिल किए जिससे आरजेडी की हार का कारण बन गए। बेलागंज सीट पर भी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार ने 17,000 से ज्यादा वोट पाए। इन दोनों सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने भी कुछ वोट हासिल किए। पीके का लक्ष्य 40%। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर इमामगंज में जन स्वराज पार्टी नहीं लड़ती तो आरजेडी की हार का अंतर और ज्यादा होता। उनका मानना है कि जन स्वराज पार्टी ने मुस्लिम वोट नहीं काटे बल्कि मुस्लिम वोट जेडीयू को मिले हैं। प्रशांत किशोर ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिम और 40 महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। उनका लक्ष्य उपचुनाव में मिले लगभग 10% वोट को बढ़ाकर 40% तक ले जाना है। प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधते हैं। वे खुद को बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के उन वोटरों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं जो अपने उम्मीदवारों से काफी ज्यादा नाराज है। 2020 में ओवैसी ने पहुंचाया था नुकसान। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचाया था। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। बाद में इनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी की पार्टी अब भी बिहार में सक्रिय है और आरजेडी के वोट बैंक पर नजर रखे हुए है। तेजस्वी के लिए आसान नहीं है 2025। बता दें कि तेजस्वी यादव 2015 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बने थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन सरकार नहीं बना पाई। 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई और तेजस्वी फिर से उप मुख्यमंत्री बने लेकिन अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सके हैं। अब सबकी नजर 2025 पर है। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव आसान नहीं होने वाला। उन्हें एक तरफ एनडीए से मुकाबला करना है तो दूसरी तरफ पीके और ओवैसी की पार्टियों से अपने वोट बैंक को बचाना है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।